हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे 14 जून यानी कि आज जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है कल शाम की जो शिफ्ट थी उसके भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं और आज के जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं पेपर 1 से रिलेटेड वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो कल की वीडियो मैंने डाली थी, अधिकतर लोगों ने वो वीडियोस देखी। ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल रही। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारी सीरीज़ को देख रहे हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कल मैंने आपको करवाया था, अगर आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको जो है नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह के बारे में बताया था। तो कल की वीडियो से ही 2 से 3 क्वेश्चंस आए। ठीक है, कल की वीडियो से जो मैंने आपको करवाया था। कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने जो है बताया इस बारे में मुझे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप जो है हमारी पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें। लिंक मैंने जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने करवा रखे हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना दी गई है। ठीक है ना, तो कई लोगों ने कही थी उसके लिए, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो 14 जून का। ठीक है, यानी आज पेपर 1 में क्या पूछा गया। देखिए, नई शिक्षा नीति को आपको जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही बारीकी से आपको उसको पढ़ना है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा रहे हैं नई शिक्षा नीति से। पहले के एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे, अब भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अभी कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं हुई है जिसमें जो है नई शिक्षा नीति से सवाल नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं देता हुआ चलता हूँ हर एक टॉपिक की। जैसे कि नई शिक्षा नीति जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है तैयार की गई थी। और इस शिक्षा नीति के तहत जो है 10+2 का जो मॉडल था शिक्षा का, स्कूली शिक्षा का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह पर 5+3+3+4 मॉडल को जो है लाया गया है। और शिक्षा की आयु भी जो है इसी पैटर्न के अनुसार बताई गई है। 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक जो है ये शिक्षा होगी। और जो स्नातक का कार्यक्रम है ये भी मैंने आपको बताया है, ये हो गया है अब 4 वर्ष का। ठीक है, यानी 4 वर्ष बाद जब कोई भी छात्र स्नातक करके निकलेगा तो अपने साथ एक अनुसंधान की जो है डिग्री भी लेकर वो निकलेगा। और एमफिल पाठ्यक्रम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, जो पहले एमफिल की डिग्री होती थी अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको नई शिक्षा नीति से संबंधित रखनी है। एक अलग से वीडियो मैंने नई शिक्षा नीति बना रखा है। जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे मैंने उसमें सारे के सारे करवाए हैं। लगभग 2 वीडियोज़ हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया, देखें, अनुसंधान परिकल्पना को लेकर के। परिकल्पना से जो है आज सवाल पूछा गया और चरण से जो है कल सवाल पूछा गया था शाम की शिफ्ट में। तो अनुसंधान परिकल्पना है क्या? हम सब जानते हैं कि हाइपोथेसिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अनुसंधान परिकल्पना जो है वो अस्थायी होती है, हम सबको पता है। और ये है क्या? तो ये कि अनुसंधान से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, इस पर जब हम विचार करते हैं तो उसे हम कहते हैं परिकल्पना। ठीक है, अनुसंधान परिकल्पना ये कई प्रकार की होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि शून्य परिकल्पना, ठीक है, शून्य परिकल्पना, और एक होती है कार्यकारी परिकल्पना, ठीक है, और एक होती है वैकल्पिक परिकल्पना, ठीक है, एक होती है संख्यायिकी है परिकल्पना, एक होती है दिशात्मक और एक आदेशात्मक परिकल्पना। ठीक है, ये मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी, तो रिवीजन के तौर पर आप इसको जो है कवर कर सकते हैं। अंतव्यक्तिक संचार के ऊपर भी सवाल जो है पूछा गया आज। ठीक है, तो अंतव्यक्तिक संचार की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो संचार मैंने आपको बताया था, संचार दो तरह के होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या दो भागों में से हम बांट के समझ सकते हैं। एक होता है अंतव्यक्तिक, ठीक है, अंतव्यक्तिक, और एक होता है अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है, और दूसरे वाले को हम कहते हैं इंटर, ये इंट्रा है और ये इंटरपर्सनल है, ठीक है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी जो अंत व्यक्तिक जो संप्रेषण होता है, ये आत्मविवेचन होता है। इसके अंतर्गत होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने से ही बात करता है, ठीक है। जबकि अंतर व्यक्तिक जो होता है, यानी इंटरपर्सनल जो होता है कम्युनिकेशन, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक लिखित, सॉरी, एक शाब्दिक, ठीक है, जिसमें शब्द होता है, एक गैर शाब्दिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। जो अंतर व्यक्तिक संचार होता है ये दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक में भी आप देखेंगे लिखित और अलिखित हो जाएगा एक, और अशाब्दिक जो होगा, अशाब्दिक की अगर हम बात करें तो अशाब्दिक में मैंने आपको बताया था जैसे हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? जब हम किसी को इशारे से, हाथ से इशारे से कोई चीज़ बताते हैं, तो इस प्रकार का संचार जो है वो हैप्टिक्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये अशाब्दिक संचार कहलाएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर आपसे पूछे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, तो वो आएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, ठीक है, ना कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में होता ये है कि इसमें तो आत्मविवेचन किया जाता है, एक व्यक्ति अपने से ही बातें करता है, ठीक है। तो मिटा दे रहा हूँ मैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और इन सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ जो है बना रखी हैं, हर एक टॉपिक को मैंने बाकायदा एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप वो देखें, उसे वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ओके, संचार की बाधाएं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ से अगर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से अगर मैं चर्चा करूँ संचार की बाधाओं की, तो हम सबको पता है एक तो भाषा संबंधी अवरोध होता है, ठीक है, भाषा संबंधी अवरोध। अब भाषा संबंधी अवरोध में क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाएगा त्रुटिपूर्ण अनुवाद, ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण अनुवाद आ जाएगा। और इसी में आ जाएंगी पूर्व धारणाएं, ठीक है, पूर्व धारणाएं। और एक होता है संगठनात्मक बाधाएं या बैरियर्स, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे। तो संगठनात्मक बाधाओं में आ जाता है शोर शराबा, ठीक है, शोर शराबा आ जाता है, भय आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। एक होती है भौतिक बाधाएं, ठीक है, भौतिक बाधाएं। तो भौतिक बाधाएं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं और वहाँ पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा है तो आवाज़ें आती हैं, तो ये भी जो है ये भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो संचार में ये बाधाएं आपको याद रखनी है, पहली भाषा संबंधी बाधा, दूसरा संगठनात्मक बाधा, तीसरी भौतिक बाधा। तो इनमें से आपको एग्जांपल दे देगा कि आपके पड़ोस में जो है एक घर का निर्माण हो रहा है, तो ये इसकी आवाज़ जो है आपको डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि आपके संचार में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो ये किस प्रकार की बाधा है? तो ये भौतिक बाधा के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना, भौतिक बाधा के अंतर्गत। वायरस से क्वेश्चन पूछा गया आज। वायरस से क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता, लेकिन वायरस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है वायरस, ऑलरेडी मैंने इसे बता रखा है। वायरस की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। वायरस जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और ये हमारे जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और हमारी जो फाइलें होती हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और अपने आप को ये जो है हर एक फाइल में कॉपी करता चला जाता है, ठीक है, ये फैलता है। मतलब ये कि जैसे मान लें कि आपकी फ़ाइल में अगर ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है अगर ये आ जाता है, तो धीरे धीरे जो है ये हमारे सभी फाइल्स में चला जाता है, जिससे कि फिर जो है हमारी फ़ाइल वो ख़राब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, ठीक है। तो वायरस का ये काम ही होता है, अपने आप ये कॉपी होते हैं। और वायरस की अगर हम बात करें तो कुछ वायरस जैसे कि एक होता है कोड रेड नाम का वायरस, काफ़ी फेमस है, ठीक है। एक होता है स्लैमर नाम का वायरस, ठीक है ना।
आई लव यू, ये भी एक वायरस है, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो ये वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर को इफेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था रैंसम वेयर पर, रैंसम वेयर क्या होता है रैंसम वेयर? तो मैं आपको बता दूं, रैंसम वेयर जो है, रैंसम वेयर एक प्रकार की फिरौती कह सकते हैं होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई कंप्यूटर है, ठीक है, ये किसी देश का कंप्यूटर है, वहाँ पर जो है गुप्त सूचनाएं रखी गई हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो रखी गई हैं। तो जो हैकर्स होते हैं वो करते क्या है कि आपके इस कंप्यूटर को हैक करते हैं और आपकी जो फाइल्स हैं उस पर लॉक लगा देते हैं एक, ठीक है, वो लॉक कोई खोल नहीं पाएगा सिवाय उस हैकर की, ठीक है। तो लॉक लगा देते हैं और फिर उसके बाद जो है ये फिरौती मांगते हैं। फिरौती का मतलब ये कि अगर आप पैसे देंगे तब जो है वो जो हैकर होगा उस लॉक को खोलेगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो जो आपका डेटा होगा, जो आपकी फ़ाइल होगी, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो इसे हम कहते हैं रैंसमवेयर, ठीक है, जो कि हैकर के द्वारा किया जाता है। एक तरीके से फिरौती मांगी जाती है आपके फाइल्स को छोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसे हम रैंसमवेयर कहते हैं, रैंसमवेयर अटैक। कई देशों में ऐसा होता रहता है हमेशा, आप देखेंगे न्यूज़ में आता ही रहता है कि इस देश की वेबसाइट हैक हो गई, उस देश की वेबसाइट हैक हो गई। तो ये रैंसमवेयर का ही काम होता है। ओके, MDG और SDG भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आप पूछे जा रहे हैं, कल नहीं पूछे गए थे लेकिन आज पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे MDG जो है वो 8 लक्ष्य हैं, इसमें SDG में 17 लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने की बात जो है की गई है। ओके, अधिगम सिद्धांत की अगर हम बात करें, इसे मिटा देता हूँ एक बार फिर से, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अधिगम सिद्धांत पे भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी भी मैंने करवा रखी है। लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये कई टाइप की हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है रचनात्मक या रचनावादी सिद्धांत कहेंगे हम, अध्ययन का या अधिगम का रचनावादी सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? तो ये जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। और एक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये किसने दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने दिया है, लेव वाइगोस्की। और एक सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक विकास का, अधिगम के सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने। और ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना। एक व्यवहारवादी भी सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, तो ये दिया गया है BF स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो रचनावादी सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है अधिगम का, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया है, और व्यवहारवादी सिद्धांत जो है ये दिया गया है BF स्किनर के द्वारा, ठीक है। अगला जो है वो है शिक्षण को प्रभावित कारक, यानी शिक्षण को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं, यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया। तो शिक्षण को प्रभावित करने की अगर हम बात करें तो इफेक्ट जो करते हैं वो होती है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है ना, योग्यता, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में योग्यता। योग्यता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसी भी छात्र के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अगर शिक्षक में योग्यता नहीं होगी तो वो अपना शिक्षण कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। तो योग्यता जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है कौशल भी काफ़ी ज़रूरी होता है। मान लो कि कोई शिक्षक है, वो काफ़ी कुछ जानता है अपने विषय के बारे में, लेकिन उसको पढ़ाना कैसे है वो उसे नहीं आता, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है शिक्षण को प्रभावित करती है, उन बच्चों को प्रभावित करती है जो कि कक्षा में बैठकर उनसे ज्ञान ले रहे हैं। और एक अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस, अनुभव भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर अनुभव नहीं है तो फिर जो है शिक्षक अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा कक्षा में। और कक्षा का वातावरण भी होगा इसमें, ठीक है। कक्षा का वातावरण जो होता है ये भी प्रभावित करता है शिक्षण को। अच्छा होगा तो शिक्षण जो है अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं है कक्षा का वातावरण तो शिक्षक जो है वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा। आर्थिक कारक भी इसके अंदर जिम्मेदार होते हैं,
ठीक है, आर्थिक कारक, और भी आप ले सकते हैं विषय वस्तु भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लेती है। विषय वस्तु जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना किस तरीके की है, क्या बच्चों को उसमें रुचि है या नहीं है, ये भी जो है ज़रूरी है। चलिए एक बार फिर से मैं मिटा देता हूँ इसको। नंबर सिस्टम और परसेंटेज, ये आपको कर लेना है। आज नंबर सिस्टम से सवाल पूछा गया, कल शाम की शिफ्ट में परसेंटेज से था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपको कवर कर लेना है। नंबर सिस्टम में कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, बेसिक आपको जो है आने चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोई भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से और परसेंटेज से। तो इसको आप अच्छे से कवर करें। कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने हैं परसेंटेज वगैरह के, नंबर सीरीज़ नंबर सिस्टम वगैरह के। ठीक है, इजी लेवल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 से 5 क्वेश्चन, 10 से 5 क्वेश्चन काफ़ी हैं इतने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख के जाएँ, वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करें और ज़रूर देखें। मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।